ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया है परसेंटेज चेंज एनालिसिस। अब हम करेंगे वर्टिकल एनालिसिस, जिसको हम कंपोनेंट और कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में हम वर्टिकली देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब एनालिसिस अमाउंट्स जो हैं वो एसेट्स की अमाउंट्स होंगी और इसमें जो बेस अमाउंट होगी वो टोटल एसेट्स होंगे, अगर हम बैलेंस शीट में देखें। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ और इक्विटी के अंदर भी जितनी ये अमाउंट्स मेंशन है, ये तमाम की तमाम एनालिसिस अमाउंट्स होंगी और बेस अमाउंट्स जो होगी वो बेस अमाउंट टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी होगी। मींस एक 100% हम यहाँ अप्लाई करेंगे टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी में, और एक 100% जो है हम टोटल एसेट्स में अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से लाइकवाइज जब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में देख रहे होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा। जैसे अभी से पहले तो परसेंटेज एनालिसिस किया हुआ है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम टोटल सेल्स को 100% मेंशन करेंगे और जितने भी नीचे एक्सपेंसेस और ये कॉस्ट हैं ये तमाम की तमाम एनालिसिस अमाउंट्स होंगी। तो बेस अमाउंट्स इसमें टोटल सेल्स होंगी, ये जितनी भी अमाउंट्स ऊपर वाली हैं इन सबको हम 100% कंसिडर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम 100% कह देते हैं टोटल एसेट्स को। इसी तरीके से हम जो है आई थिंक ये वाला कॉलम बनता है लायबिलिटीज को भी, ये कॉलम ये है 100% लायबिलिटीज। ओके, अब सबसे पहले जो अब किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला वही है, एनालिसिस डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100। ठीक हो गया। एनालिसिस अमाउंट इज इक्वल्स टू 48 480 डिवाइडेड बाय 138 480 35%। 35% आगे जी करंट एसेट्स टू द टोटल एसेट्स। अब देखते हैं जी लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसी तरीके से आप करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 480 तो ये 0 ही आएगा, लेकिन फार्मूला लगाना जरूरी है। और उसके बाद आप थर्ड अमाउंट भी चलें यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दो कि उसके सामने नहीं है। 90,000 डिवाइडेड बाय 1,38,480 64%। तो बिल्कुल ये परसेंटेज ठीक दिखाई दे रही है। आप इस तरह से इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तमाम वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर परसेंटेज का साइन भी मौजूद है, तो हम तमाम वैल्यूज का डेसिमल भी उसका 2 डिजिट्स होना चाहिए और फिर आप उसको परसेंटेज पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगेंस्ट द टोटल 100% एसेट्स, करंट एसेट्स जो हैं वो 35% हैं और जो प्लांट एसेट्स हैं वो 65% हैं, and the long-term assets are 0 in 2006. Okay, now we will calculate the current assets for 2005. इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे
3794 divided by the total assets of 2005, that is 1,34,424 ठीक है 28%। अब इस ईयर में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो मौजूद है 2005 में, तो 500 इक्वल्स टू का साइन लगाएं, 500 डिवाइडेड बाय 1,34,424, ये सिर्फ 3% दिखाई दे रहे हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाएं 96,000 डिवाइडेड बाय 1,34,424, ठीक है। इन तीनों अमाउंट्स पे हम परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। ये देखो परसेंटेज साइन अप्लाई किया तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अब ये क्योंकि ये है 0.03 ऑलमोस्ट, तो इस वजह से 71 प्लस जब हम समझ लें 29 करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% ही हो जाता है। तो अब देखें अगेंस्ट द टोटल एसेट्स इन 2005 करंट एसेट्स आर 28% एंड प्लांट एसेट्स आर 71%। तो और ये इसकी भी एक माइनर सी अमाउंट है जो कि 0.03% ऑलमोस्ट है। अब ये 2004 के हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू 50,648 डिवाइडेड बाय 1,11,368, 45%। यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो 3,720 है डिवाइडेड बाय 368, और प्लांट एसेट्स की अमाउंट है जी 57,000। ये एनालिसिस अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 57,000 डिवाइडेड बाय 368। अब आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, तो 51% आपके प्लांट एसेट्स हैं, 45% आपके करंट एसेट्स हैं 2004 में, और 3% जो है वो सिर्फ आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो अब देखें इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्टिकल एनालिसिस फॉर एसेट्स। ये अब एसेट्स का हमने वर्टिकल एनालिसिस इस वक्त किया है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं फॉर लायबिलिटीज। ठीक हो गया। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2006 के लिए। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हैं 20,200 डिवाइडेड बाय 1,38,480, फिर जी आप इक्वल्स टू का साइन लगाएं 72,000 डिवाइडेड बाय 1,38,480 इक्वल्स टू का साइन लगाएं 9,000 डिवाइडेड बाय 1,38,480 equals to 37,280 divided by 1,38,480। ये जी तमाम अमाउंट्स कैलकुलेट हुई हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर 15% अगेंस्ट द टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कॉमन स्टॉक इज 52% अगेंस्ट द टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, और अदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और उसके बाद रिटेन अर्निंग्स हैं, ये नेट इनकम होती है हमेशा, जो कि रिटेन्ड होती है, वो इनकम ही होती है जो इनकम स्टेटमेंट से आया होता है आपके पास, जो नेट इनकम यहाँ पे ऐड होती है बाद में ऑनर्स इक्विटी में। तो ये 27% है।
तो इसका मतलब है जो इक्विटी का पोर्शन है, अब इक्विटी में आपकी कॉमन स्टॉक, अदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, एक तरफ कॉमन स्टॉक, एक तरफ अदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और एक तरफ रिटेन अर्निंग्स, ये तीनों जो पार्ट हैं ये हमारे इक्विटी के अंदर आ जाते हैं। लाइबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ही हैं, तो कोई करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का इन्होंने यहाँ पे जिक्र इस क्वेश्चन में नहीं किया हुआ। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यूज फॉर 2005। फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि अब हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे और हम किस किस्म की डिस्कशन कर सकते हैं जब आप वर्ड पे इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, सो हाउ टू डिस्कस इट, और कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस्ड होंगे और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन ये देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे होगा, फिर उसको हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम 2005 के लिए जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, और 19,960 डिवाइडेड बाय 1,34,424 फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे 72,000 डिवाइडेड बाय 1,34,424 equals to 9,000 divided by 1,34,424 equals to 33,464 divided by 1,34,424। ओके, अब इनकी भी परसेंटेज डेवलप कर लेते हैं। वहाँ ऊपर परसेंटेज साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम वैल्यूज की ये जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो 2005 में भी करंट लाइबिलिटीज जो थी वो 15% ही थी, इक्विटी 54% थी और रिटेन अर्निंग्स थोड़ी सी कम थी। चलें अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 19,480 डिवाइडेड बाय 111,368 equals to 54,000 divided by 111,368 6,000 divided by 31,888 divided by 111,368। इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि चलें ये हमारे पास जो था वो तो अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया वर्टिकल एनालिसिस, हमने इसका परफॉर्म कर लिया है यहाँ पर। और वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या कहा कि जी अगेंस्ट द टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारे पास 29% जो है वो रिटेन अर्निंग्स थी 2004 में, और फिर 48% कॉमन स्टॉक था और 17% जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज थी। ठीक हो गई बात। तो अब हमें कौन सा एनालिसिस करना है परफॉर्म। अब हम कर लेते हैं जी ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस यहीं पे हम परफॉर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे। यहीं से आगे जो है हम यहीं पे परफॉर्म बल्कि कर लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ट्रेंड को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ओके, अब जी हम यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसी तरीके से आप वैल्यूज मेंशन करेंगे फॉर 2006, 2005 एंड 2004। अब ट्रेंड एनालिसिस में क्या होगा? ट्रेंड एनालिसिस जो है इसको हम क्या कहते हैं जी? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पर हम जैसे वर्टिकल एनालिसिस में हम वर्टिकली ट्रैवल करते थे, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम हॉरिजॉन्टली मींस फ्रॉम 2004 टू 2006 ट्रैवल करेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर जो हम 100% अलॉट करेंगे वो 2004 को अलॉट करेंगे। 2004 हमारे लिए बेस ईयर होगा और बेस ईयर के इक्विवेलेंट फिर हम चेक कर रहे होंगे तमाम एनालिसिस पीरियड्स को। ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी किया था कि इसका पर्पस ये होता है कि हम एनालाइज कर रहे होते हैं डाटा को ओवर द पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल फॉर 10 years, say from 2010 to 2019, so it's usually for the longer period of time। आप ट्रेंड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि what is the trend of cash over the period of 10 years or total equity or you can say the plant assets or liabilities। तो जब हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कोई ट्रेंड देखना चाहते हैं तो फिर हम इस मकसद के लिए ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब आप इसी तरीके से तमाम जो है इसको 100% अलॉट कर देंगे। जैसे यहाँ पे चले मैं इसको 100% अलॉट कर देता हूँ। यहाँ पर 2004 इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सभी 100 हो जाएगा। अब हम इसके इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे आई थिंक ये वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी के केस में भी। आपका बेस ईयर जो होगा वो 2004 होगा। इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं 1 2 3 4 5। ओके, 2005 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 2005 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जी, इक्वल्स का साइन लगाएंगे और अब एनालिसिस अमाउंट क्या होगी? एनालिसिस अमाउंट होगी 2005, मतलब ये किस्म का वही परसेंटेज एनालिसिस वाला काम हो जाएगा जो हमने वहां पर इससे पहले कर चुके हैं, जो बिटवीन 2005 एंड 2004 था। लेकिन अब जब नेक्स्ट हम कर रहे होंगे तो 2006 की भी अमाउंट डिवाइडेड बाय 2004 ही कर रहे होंगे, मींस बेस एक ही रहती है इसमें ट्रेंड एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पे 2005 की अमाउंट क्या होगी? 37 924 डिवाइडेड बाय 50 648। okay, so amount reduced for the current assets in 2005। okay, चलें ये एनालिसिस तो चलें हम बाद में कर रहे होंगे, इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या है। 48 480 डिवाइडेड बाय द बेस 2004 क्या है? 50 64। ठीक हो गया जी। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 3720 मींस 2005 की अमाउंट डिवाइडेड बाय द बेस 2004 की अमाउंट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गई बात? जीरो डिवाइडेड बाय 3720 जीरो ही आ गई अमाउंट इक्वल्स टू 96,000 डिवाइडेड बाय 57,000। ओके, इसकी अमाउंट बढ़ी है, इंक्रीज आई है इन प्लांट एसेट्स 90,000 डिवाइडेड बाय 57,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे जी
टोटल एसेट्स को। इक्वल्स टू 1,34,424 divided by 111,368 और इसी तरीके से 1,38,480 divided by 111,368। सॉरी, लगता है इसके साथ मैंने साइन नहीं लगाया। ठीक हो गया जी। अब इसको परसेंटेज लॉट कर देते हैं। ये हो गया, तमाम परसेंटेज में वैल्यूज कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटीज और इक्विटी की तरफ। तो थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपके सामने हो। ओके, अब हम आ गए हैं जी करंट लायबिलिटीज। 19,960 डिवाइडेड बाय 19,480। ठीक है, एनालिसिस अमाउंट 2005 की होगी डिवाइडेड बाय द बेस 2004 की अमाउंट करंट लायबिलिटीज की। सो 19,960 डिवाइडेड बाय 19,480। इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लें, इक्वल्स टू 20,200 डिवाइडेड बाय 19,480। Likewise, common stock 72,000 divided by 54,000. Likewise जी, यहाँ पे भी वही अमाउंट आ जाती है आई थिंक सो, क्योंकि 72,000, चलें फिर भी हम फार्मूला लगा देते हैं इसमें। 72,000 डिवाइडेड बाय 54,000। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और अब हम अदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाय 6,000 और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी हम 9,000 डिवाइडेड बाय 6,000। 33,464 divided by 31,888 equals to 37,280 divided by 31,888 equals to 1,34,424 divided by 111,368। टोटल लायबिलिटीज इक्विटी फॉर 2006 कितनी है जी? 1,38,480 डिवाइडेड बाय द बेस 111,368। इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलें, ये अब हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, ये क्या हुआ यहाँ पर, इस चीज के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ट्रेंड और एनालिसिस क्या कह रहा है। ट्रेंड एनालिसिस ये कह रहा है कि जी आपके करंट एसेट्स डिक्रीज्ड हुए हैं इन 2005 और लेकिन आपके यहीं पे एट द सेम टाइम देखें कि आपकी कितनी ज़्यादा इंक्रीज आई है प्लांट एसेट्स में। इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट की थी, द कंपनी हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2005,
जहां पर उसने अपने करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में आपको ये पता है कि इसमें मेजर आइटम्स क्या क्या होते हैं। इसमें कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं और इन्वेंट्रीज होती हैं। सो पॉसिबली कंपनी ने अपने जो कैश था उसको इन्वेस्ट किया है यहाँ पर और परचेज किए हैं प्लांट एसेट्स। ठीक होगी बात। उसके बाद कंपनी ने जो है, आप देखें 96,000 के ऑलमोस्ट इन्होंने प्लांट एसेट्स परचेज किए हैं और नेक्स्ट ही पर्टिकुलर ईयर के अंदर इनके प्लांट एसेट रिड्यूस भी हो गए हैं, वहां पे थोड़ी सी रिडक्शन भी आई है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस मतलब साथ ही वर्टिकल एनालिसिस क्या कह रहा है, वर्टिकल एनालिसिस कह रहा है कि 2004 में टोटल एसेट्स के अगेंस्ट करंट एसेट्स 45% थे, बट 2005 में वो 28% हो गए और फिर थोड़ी सी इंक्रीज उनमें आई 2006 में जो कि 35% की आई। तो यहाँ पे हमें वो बात क्लियर हो रही है कि वाकई 75% बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स कम हुए अगेंस्ट 2004 एंड देन there is some increase in 2006 against 2004, that is 96%। अगेन थोड़ा सा करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुए, मीन कैश इंक्रीज हुआ। इस चीज़ को हम एक और अंदाज में भी एग्जामिन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि रिटेन अर्निंग्स जो थी वो 31,888 थी इन 2004 और वो रिटेन अर्निंग जो हुई वो फिर 33,464 हुई और फिर 37,280 हुई। ये वही नेट इनकम की अमाउंट है जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट से आ रही है। तो अब इट्स मीन कि जब इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज, इफ देयर इज इंक्रीज इन द नेट इनकम, सो पॉसिबली जो है वो आपका कैश भी इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका मतलब बहुत बड़ी अमाउंट देखें, 68% की इंक्रीज आई है प्लांट एसेट्स में, तो बहुत बड़ी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की है कि इंक्रीज इन कैश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के करंट एसेट्स रिड्यूस हुए। तो इसका मतलब है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। तो अब फिर यहाँ पर आप देखें कि इक्विटी जो है, सॉरी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल तो 150% चलें, इसको तो रहने दें। इक्विटी भी 33% से इंक्रीज हुई है, जो कि उसमें एक ही सेम ही इंक्रीज आई है जो कि 54,000 से 72,000 पे चली गई है। मींस कंपनी ने कुछ न्यू शेयर्स इशू किए हैं, तो अब वो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़े से नंबर ऑफ शेयर्स या उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गई है, तो वो 72,000 पे चली गई है, तो उसमें बिट इंक्रीज आई है। लेकिन कंपनी ने डेट नहीं लिया। देखें द करंट लाइबिलिटी इज ऑलमोस्ट द सेम, जो 19,480 की थी वो 19,960 की है इन 2005 और 2006 में भी 20,200 की है। इट्स मीन कि कंपनी ने डेट नहीं लिया बल्कि अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है और सेल्स को इंक्रीज करने के बाद कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है कहां पर, अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। ओके, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो आपकी रिटेन अर्निंग्स होती हैं, ये रिटेन अर्निंग्स कम्स फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। आप जरा इनकम स्टेटमेंट पे चले जाते हैं और जरा इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात वाकई सही है। ओके, 2004 में आप देख सकते हैं कि 47% की इंक्रीज आई है। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ मींस 12,914, दिस इज इंक्रीज, तो 47% इंक्रीज ऑलमोस्ट। इसको चले मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2004-5 का एनालिसिस कर रहे थे और इसी तरह 2000 जो है 5-6 का भी एनालिसिस कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि 47% की इंक्रीज आई थी 2004 के अगेंस्ट 5 में नेट इनकम की, और उसके बाद 49% की इंक्रीज आई है। आप ये देखें कि 40,290 की नेट इनकम थी और अब वो 60,000 मींस 20,000 की इंक्रीज हुई है। 20,000 की और 19,827 यहाँ पे गिवन भी अमाउंट जो हमने डॉलर चेंज किया है, तो 19,827 की इंक्रीज आई इन 2006 और 12,914 की इंक्रीज आई इन 2005। तो
47% की इंक्रीज थी और अब 49% की इंक्रीज थी। सो दिस इंक्रीज बेसिकली इंक्रीजेस द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया। इस इंक्रीज ने बेसिकली ये करंट एसेट्स सॉरी इन रिटेन अर्निंग्स को इंक्रीज किया है और उससे करंट एसेट्स इसके इंक्रीज हुए थे पॉसिबली, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट इधर कर दिए, यहाँ कर दी इन्होंने इन्वेस्टमेंट, इन्होंने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लांट एसेट्स के अंदर कर दी। तो हम इस कंपनी को जब एनालाइज करने की तरफ जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि दिस कंपनी इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इनकी जो मैनेजमेंट है बड़ी वो जो है वो कॉम्पिटेंट है और बड़े बेहतर अंदाज में चल रही है, जिसने इसकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि इन्होंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया, जो कि 41% थी वो 26% हो गई, लेकिन चलें सेल्स भी कम हुई लेकिन कॉस्ट भी इन्होंने कंट्रोल में रखी और फिर उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखा। तो अब टैक्स तो क्योंकि सेल्स पर ही देना पड़ता है तो टैक्स भी ऑलमोस्ट इन्होंने कम दिया और फिर इसके बाद इनकी नेट इनकम भी बेहतर है। उस नेट इनकम से इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है। अब नेट इनकम इनके कंट्रोल में है, उन्होंने इससे मजीद प्लांट्स इक्विपमेंट परचेज कर लिए हैं और अब इसका बेनिफिट ये आगे इन फ्यूचर उठाएंगे कि इसको अब एसेट्स, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का पर्पस ही परचेज करने का सिर्फ यही है कि हम उससे सेल्स जनरेट करें, तो अब इसको ये आगे मजीद बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एसेट्स इंक्रीज होंगे सो पॉसिबली यू कैन एबल टू प्रोड्यूस मोर सेल्स। सो एसेट्स बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि आपने सेल्स जनरेट करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अब इनकी जो प्लानिंग है वो बड़ी जो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, कि इन्होंने अपने आप को बेहतर अंदाज में जो है प्लान किया है और ये चाहते हैं कि इनकी सेल्स आने वाले वक्त में इंक्रीज हों। तो अब इन्होंने अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया तो पॉसिबली अब आने वाले वक्त में रिटेन अर्निंग्स मींस नेट इनकम जो ऊपर से आ रही थी वो इंक्रीज होगी और उससे इनके करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे, जिससे फिर ये मजीद इन्वेस्टमेंट आगे कर सकते हैं और आगे इसको मजीद बेहतर अंदाज में चला सकते हैं।